सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। जब मेरे पास मेल्स आते हैं आप लोगों के, तो उसमें जो सबसे बड़ा संकट जो बताया जाता है, पूछा जाता है, जिसका समाधान जानने की कोशिश की जाती है, वो ये कि सर हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें क्या नहीं लें, इसका कैसे हम अनुमान लगाएं। ये क्षमता बहुत जरूरी है। और याद रखिए कि ये क्षमता केवल करंट अफेयर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपका जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है उसे जानने के लिए भी इतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा अपने को इवेलुएट करें कि क्या क्या खबरें आज शामिल हो सकती हैं। डेफिनेटली मैं तो बताने जा ही रहा हूं, लेकिन आपको अपना भी इवेल्युएशन करते रहना चाहिए। आज के मुख्य विषय के तहत मैंने जो लिया है वो G20 की अध्यक्षता को लिया है, जो भारत को मिलने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि औपचारिक तौर पर यह अध्यक्षता 1 दिसंबर को मिलेगी। अदरवाइज तो फिर जो बाली के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदे भारत को यह अध्यक्षता सौंप दी है। आप लोगों ने कल टीवी चैनल पर उसका दृश्य भी देखा होगा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक हाथ में हथौड़ा लिए हुए, हाथ उठाए हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बाली है उसने, इंडोनेशिया कहना चाहिए, इंडोनेशिया ने अपनी जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी। लेकिन औपचारिक तौर पर जो अध्यक्षता मिलेगी वो 1 दिसंबर को मिलेगी। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जिस पर मैं अभी थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा समय को देखते हुए, वो पॉपुलेशन को लेकर के है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन को लेकर के अखबारों में काफी कुछ लिखा जा रहा है। और उसका रीजन क्या है? रीजन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक तिथि ऐसी आई है कुछ ही दिनों पहले, और वह तिथि है 15 नवंबर, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा कर दी कि आज इस पृथ्वी पे लोगों की जो आबादी है वो 8 अरब हो गई है। 8 अरब का मतलब है 800 करोड़। तो ये जो 15 नवंबर की जो तिथि है, आप कह लीजिए कि वो भी एक इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख बन गई है। इसको लेकर के भी खूब लिखा जा रहा है। तो डेफिनेटली चूंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। G20 तो है ही, हम लोग इस पर लगातार बातें कर ही रहे हैं। इसके बाद अखबारों में आपने पढ़ा बाकायदे कि किस तरीके से मिशन आर्टेमिस छोड़ा गया। मिशन आर्टेमिस डेफिनेटली यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है, इसे आप घटना भी कह सकते हैं। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। आर्टेमिस, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले भी यह अंतरिक्ष यान मैं कह रहा हूं तो यह बेसिकली चंद्रयान है कह लीजिए, इसे छोड़े जाने का प्लान किया गया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे स्थगित करना पड़ा था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और अब इसे सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, यह चंद्रयान है। चंद्रयान का मतलब है कि ये चंद्रमा पर पहुंचेगा और इस जो अंतरिक्ष यात्री जो इसमें जाएंगे वो उतर करके फिर चंद्रमा पर चहलकदमी भी करेंगे। ये इसी से रिलेटेड है। और आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने अपोलो अभियान छेड़ा था। अपोलो यान के जरिए उसने चंद्रमा पर अपने कुछ यात्रियों को उतारा था। ये उसी का अगला चरण है। इसका नाम है आर्टेमिस। ये आर्टेमिस क्या है? कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट जो आर्टेमिस हैं, ये जो यूनान जो मिथक है, या कह लीजिए यूनानियों के जो देवता हैं अपोलो, देखिए पहला नाम भी अपोलो था, अपोलो मिशन, अपोलो ये यूनानियों के देवता हैं। और ये उनकी जुड़वा बहन है आर्टेमिस। तो उसी क्रम में ये है, जुड़वा बहन है, तो इसका नाम रखा गया है आर्टेमिस। जो 6 अपोलो मिशन के तहत जो छोड़े गए थे दोस्तों, वो 1969 से 1972 के बीच में छोड़े गए थे। अब इस पर रिसर्च होगा, कोशिश हो रही है कि कैसे उसे पर्यटन में शामिल किया जा सके। इसके बारे में बीच बीच में आपको खासकर कुछ पढ़ने को मिलती भी होंगी बातें। तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। आज मैं आप सबको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसमें मुझे एक नया तथ्य मिला। बस उस तथ्य की वजह का कारण मैंने इसे लिया है, केवल उस तथ्य के कारण ही मैंने इसे शामिल किया है। एक खासकर दुनिया में जो बहुत तेजी के साथ असमानता बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह कही गई कि दुनिया में फैशन पर जितना खर्च किया जा रहा है, लोग फैशन पर जितना खर्च कर रहे हैं, उसके केवल 60% को अगर बचा लिया जाए तो दुनिया से भूखमरी खत्म हो सकती है, हंगर खत्म हो सकती है, केवल 60% बचा लेने पर।
पहली बात। जो दूसरी बात कही गई कि दुनिया में पिछले 28 सालों में फैशन बाजार 200 गुना बढ़ गया है। फैशन का बाजार 200 गुना बढ़ गया है, सोच करके देखिए। और मजेदार बात यह है कि इस बीच में हम जो हंगर इंडेक्स पर जो हमारी जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट लगभग वही बनी हुई है। तीसरा फैक्ट जो इन्होंने फैशन पर ही दिया है वो ये है कि जो दुनिया की सरकारें हैं उन्होंने 1977 में जो फैशन पर जो टैक्स था वो 120% था, 120% था, उसे घटाकर 70% कर दिया है। यानी कि फैशन को सस्ता किया जा रहा है, उस पर टैक्स घटाया जा रहा है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार जनरली इसी तरह से अपना बजट बनाती है, और खासकर विकासशील देश, आपको जानकारी होगी, ताकि इससे जो आय हो उसका उपयोग सामाजिक विकास, सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सके। तो बहुत अच्छा ये डेटा है कि 1977 में जो टैक्स की दर फैशन पर 120% थी वो अब घटकर 70% रह गई है। असमानता बढ़ती चली जा रही है, भूखमरी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कह लीजिए थोड़ी सी बेहतर हुई होगी, मैं दुनिया के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ में नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे तथ्य हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि खासकर कोविड के बाद जो असमानता दुनिया में लगातार बढ़ती चली जा रही है वो एक तरह से चर्चा के केंद्र में है। और अभी आपने G20 समिट में आपने देखा कि सभी देशों ने मिलकर के, G20 के देशों ने संकल्प पारित किया है कि दुनिया से किस तरीके से भूखमरी से निपटा जाए, भूखमरी की स्थिति को समाप्त किया जाए। दोस्तों, आबादी के बारे में ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड भी कर रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए होंगे। आर्टिकल्स भी हैं और एडिटोरियल कमेंट भी हैं। मुझे लगता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दुनिया अब 800 करोड़ लोगों की हो गई है। डेफिनेटली जब आबादी बढ़ रही है तो ये नए नए चैलेंजेस भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, और वो चैलेंजेस कोई छोटे मोटे नहीं हैं। पर्यावरण के चैलेंज हैं, खाद्यान्न के चैलेंजेस हैं, भूखमरी के चैलेंजेस हैं, शिक्षा बेरोजगार के चैलेंजेस हैं, स्वास्थ्य के चैलेंजेस हैं। भारत के संदर्भ में आप देखें तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो खासकर आपको जिस एंगल से तैयारी करनी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन पर मैं अलग अलग बातें कर सकूं, तो ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं, आपको इस पर तैयारी करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर डेफिनेटली भारत के स्तर पर किस तरह की चुनौतियां आएंगी उस पर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत किस तरीके से इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है, उसके पास सामने क्या रास्ते हैं। क्या सच में भारत के लिए आबादी उतनी ही खतरनाक चुनौतियां पैदा कर रही हैं जितनी कि दुनिया के सामने? तो इससे थोड़ा सा एक आलोचनात्मक दृष्टि आपके अंदर पैदा हो सकेगी। तो मेरी सलाह है कि आप इस विषय पर नोट्स बनाने शुरू कर दें। जब मैं नोट्स की बात कर रहा हूं तो ये नहीं कि आप लिखित रूप में, बस पॉइंट्स नोट करते चले जाएं। भारत को इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, भारत को इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनका वो कैसे हल ढूंढ सकता है। जब आप इस तरह के पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो मान करके चलिएगा कि फिर ये जो टॉपिक है आपका तैयार हो गया है। फिर जो भी पूछा जाएगा आप लिखने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, G20 को लेकर। इससे पहले भी हम लोग इस पर बातें कर चुके हैं। अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन है इंडोनेशिया के बाली में समाप्त हुआ है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, देखा है, सुना भी है। और इसके बाद भारत को अध्यक्षता सौंप दी गई है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सौंप दी है। अब आगे हम देखेंगे कि भारत आगे क्या करता है। डेफिनेटली जब भारत को ये सौंपी गई है तो भारत के सामने अलग किस्म की चुनौतियां हैं, लेकिन एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बस केवल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि जो बाली का सम्मेलन हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कि वैश्विक भूख से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बहुत अच्छी बात है। भारत ने बाकायदे अध्यक्षता ग्रहण करते हुए एक जो बात कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि वो कोटेशन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह ऐसा कोटेशन है जो अपने आप में प्रश्न भी बन सकता है। और उन्होंने कहा कि भारत अब 1 साल के लिए भारत के पास अध्यक्षता है G20 की, कि वैश्विक बदलाव में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। वैश्विक बदलाव,
विश्व में बदलाव आए, इसके लिए हम कैटलिस्ट का काम करेंगे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? आप जानते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है, अगर उस तत्व को डाल दिया जाए तो प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं उत्प्रेरक का काम ये कर रहा है। तो भारत उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी कि विश्व की जो अभी समस्याएं हैं जिनसे विश्व पूरा जूझ रहा है, रूस यूक्रेन के युद्ध को आप देख रहे हैं, उस युद्ध ने जो संकटें पैदा की हैं, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आर्थिक विकास की जो गति है वो एकदम थम सी गई है, ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में पैदा हो गया है, जलवायु जो चुनौतियां दे रही हैं, जलवायु परिवर्तन वो आप हम सबके सामने है, उसे तो हम भोग रहे हैं, आतंकवाद अपना सिर उठाए हुए है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने में भारत एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा, ये बात उन्होंने कही। मुझे लगता है कि अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर विचार करना चाहिए, पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो है कि ट्रस्टीशिप की भावना से पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य का समाधान हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और आप जानते हैं कि भारत जलवायु परमिशन लाइफ ऑलरेडी दे चुका है, जिसे एक्सेप्ट भी किया गया है। ट्रस्टीशिप की भावना, यानी कि जो ये पृथ्वी है ये केवल एक की नहीं है, कुछ लोगों की नहीं है, ये हम सब की है, तो इसकी रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, खासकर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, पूंजीवाद के लिए महात्मा गांधी ने दिया था। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को भी आपको अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। दोस्तों, अंत में एक बात और कि G20 जब अपना मेमोरेंडम, तब फाइनल जो घोषणा पत्र तैयार करते हैं, अंत में वो जब तैयार कर रहे थे तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के मामला थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया था कि कुछ लोग इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, कुछ लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे थे। उसमें भारत ने कूटनीति का सहारा लिया, वह न रूस के पक्ष में था न कि दूसरे के यूक्रेन के पक्ष में था, लेकिन आप उस रूप में कह सकते हैं कि वो बीच बीच में था। तो उसने यही अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, समाधान जो है वो कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए, अभी युद्ध का समय नहीं है। क्योंकि हर देश की अपनी कूटनीति होती है, हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को देखता ही देखता है। तो भारत ने ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत अच्छा रास्ता निकाला। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब पुतिन साहब से मिले थे तो उन्होंने वाक्य कहा था कि ये जो समय है युद्ध का समय नहीं है, इसे बाकायदे अंतिम घोषणा पत्र में शामिल भी किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है जो जिसे आप भारत की उपलब्धि के रूप में ले सकते हैं।